साथियों, स्वागत है आपका आरटीआई इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र के पहरेदार में। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आज के गेस्ट हैं ज्ञानचंद थापा जी। ज्ञानचंद थापा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बहुजन राजनीति। देश में बहुजन राजनीति का इस वक्त क्या बोलबाला है? क्या वाकई में बहुजन समाज जाग चुका है या अभी भी सोया हुआ है? क्या राजनीतिक समझ उन लोगों को आने लगी है या अभी भी राजनीतिक समझ उनकी इतनी मजबूत नहीं है कि वो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बना पाए? सर, क्या समझते हैं भारत की अंदर जो बहुजन राजनीति है उसकी तस्वीर जो है वो इस वक्त क्या है? सर जी, भारत में बहुत बार बहुजन आंदोलन चले हैं, उनका बहुत ही तूफान होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बाद में बिखर जाते हैं। इसी तरह बाबा साहब के जाने के बाद भी एक वाम सेफ संगठन बना और बहुत एक अच्छा आइडिया था, और उसके बाद फिर एक उसमें से एक राजनीतिक दल निकल गया, बीएसपी ने बहुत काम किया और सारे देश में उसका संगठन एक अच्छा संगठन बन गया। और 4 बार यूपी में वो उसकी सरकार बनी और यूपी में जो उसने काम किया है और सारे देश में जो कांशीराम जी की मूवमेंट थी उसका सारे देश में प्रभाव पड़ा, दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर प्रभाव पड़ा और देश में एक हलचल मच गई। तो 4 बार जब गवर्नमेंट बनी, कांशीराम ने एक पहले से ये खाका बना रखा था कि मैं जब भी हुकूमत में आऊँगा तो ये मुझे यूपी में करना है। तो उन्होंने जब उनकी पहली बार मुलायम सिंह के गवर्नमेंट बनी, फिर बीजेपी के साथ बनी, तो उसने मायावती को कहा था कि आपको ये डेट बहुत जल्दी जो अपना मुद्दा है, जो अपनी सोच है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उन्होंने उसमें बहुत सी जो बहुजन समाज की जो यादगारें बनाई, अपने जिलों के नाम रखे, सब कुछ। और आज भी अगर आप यूपी में जाओ तो मायावती का किया हुआ, बीएसपी का किया हुआ, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बुद्ध यूनिवर्सिटी है, और उतना बेसिकली जितना उन्होंने काम किया है, डॉक्टर अम्बेडकर स्थल है और हमारे बुजुर्गों की जो यादगारें हैं उसको दोबारा उसने जिंदा किया है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है कि बीएसपी में कुछ गिरावट आई, लेकिन अब लग रहा है कि बीएसपी आस्ता आस्ता सुधर रही है और अब उन्होंने कुछ अपनी गलतियों को भी संभल लिया है। जैसे यूपी में उन्होंने एक बैकवर्ड आदमी को अपना प्रेसिडेंट बनाया है और अब बैकवर्ड भी उससे साथ जुड़ रहे हैं, मुसलमान भी जुड़ रहे हैं और वो बहुत अच्छा है। मैंने एक किताब लिखी है, पैरियर फूले अम्बेडकर आंदोलन और उसकी आलोचनात्मक समीक्षा। तो उसने मैंने लिखा है कि मायावती है अभी भी भारत की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है अगर वो समाज में आती है, समाज को लेकर चलती है। तो आज भी लोग बीएसपी के साथ हैं, बीएसपी के साथ बहुत बड़ा कैडर है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, पहले मैं रुकूंगा आपको। आपने कहा कि बीएसपी ने अपनी गलतियों को सुधारा है, अब वो बहुजन समाज को जोड़ना शुरू कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर रावण जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, पिछले दिनों एक जनसभा हुई है जिसमें हजारों लाखों लोग उनकी जनसभा में थे। अब चंद्रशेखर जब राजनीति में उतर चुके हैं और उन्होंने राजनीतिक पार्टी भी बना ली है, आजाद समाज पार्टी, तो क्या फर्क पड़ेगा? बीएसपी को लोग पसंद करेंगे क्योंकि बीएसपी के नेता उन घटनाओं में उन लोगों के पास नहीं पहुंचते जो लोग परेशान हैं, जो दलित समाज के लोग परेशान हैं। वहां पर चंद्रशेखर रावण उन लोगों में पहुंच रहे हैं। सर जो ही मैं बता रहा कि जो मैंने किताब लिखी है उसमें चंद्रशेखर के बारे में मैंने बहुत एक अलग अध्याय लिखा है कि चंद्रशेखर के पास क्राउड तो है,
लेकिन उस क्राउड को संभालना या संगठनात्मक, जिस तरह से कांशीराम ने सारे देश में संगठन बनाया था, कैडर बनाया था, ये जो चंद्रशेखर के पास है, मैंने किताब में लिखा है कि चंद्रशेखर को 10 साल तक सिर्फ संगठन का काम करना चाहिए। उनको राजनीति में या इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना, उसको ये ध्यान छोड़ देना चाहिए और उसको अब मुख्यमंत्री नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए सोच बनानी चाहिए, चंद्रशेखर रावण को। और बाकी अभी तक जो दूसरी सियासत है वो बीएसपी को छोड़ देनी, बीएसपी के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 20 रास्तों में अपना संगठन बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, जिसमें SC ST OBC और मुसलमान लोगों को बना लेते हैं, तो फिर राजनीति चल सकती है। लेकिन जो अब चंद्रशेखर राजनीति कर रहा है वो सिर्फ क्राउड की राजनीति है, वो नेटवर्क नहीं बना पाए हैं। जब पार्टी का नेटवर्क होता है तो उनको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस पार्टी का प्रभाव हो जाता है। बीएसपी आज भी देश में एक नेशनल पार्टी है। और पिछले दिनों जब देखा गया कि बचपन भी होता है कि जब चंद्रशेखर किसी के भी पास चला जाता है, उसके मुलायम अखिलेश के पास चला गया, मुझे एक सीट दो सीट दे दो, तो ये राजनीति का जो है दिवालेपन हो जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं चंद्रशेखर को बहुत बड़ा आदमी बना के देखना चाहता हूँ। और उसकी अभी बच्चा है, उसकी उम्र है, एक वकील है, मास्टर का लड़का है। अगर वो धीरे से काम करता है, उछल कूद नहीं करता है, अच्छी राजनीति करता है, तो उसको 10 साल के लिए वेट करना होगा। और उन 10 सालों में उनको कम से कम 20 स्टेटों में अपना नेटवर्क, जिसमें SC ST OBC सभी वर्ग के लोग होने चाहिए, ताकि वो जब भी इलेक्शन लड़े तो एकदम जैसे मायावती मुख्यमंत्री बन गई, उसी तरह वो भी प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन चंद्रशेखर रावण का प्रभाव तो है, और उनका प्रभाव जो है वो अगर कहीं पर असर कर रहा है तो वो सीधे तौर पर बीएसपी पर असर कर रहा है। जिन इलाकों में बीएसपी मजबूत थी, उन्हीं इलाकों में अब चंद्रशेखर की जो है लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग चंद्रशेखर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चंद्रशेखर लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहां पर मायावती और उनके लोग जो थे वो उन लोगों में नहीं जाया करते। तो सवाल मैंने वही कहा कि क्राउड तो है, और जो कांशीराम ने पार्टी चलाई थी अम्बेडकरवादी, अब सारे देश में हो चुके हैं। और जब भी कोई जाता है अम्बेडकर के नाम से, लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं। लेकिन पिछले यूपी इलेक्शन में क्या देखा, हालांकि बीएसपी को एक ही सीट मिली, लेकिन उसने 1,30,00,000 वोट लिया, 1,30,00,000 वोट लिया। और उसकी 15% जो है अभी भी उसका वोट जिंदा है। लेकिन इसने जल्दबाजी में, चंद्रशेखर ने इलेक्शन लड़ा, किसी पार्टी के साथ में गठबंधन उसका हो नहीं सका, तो क्या हुआ कि मुश्किल से वो कुछ भी नहीं पाया, उसका 0 रिजल्ट आया। तो उससे क्या होता है कि सत्ता जो आदमी की होती है ना, मेज वो खराब हो जाती है। ये माप जो होता है ये टाइमली होता है। माप वोट देने के लिए, जब वोट की आती है तो माप सोचता है कौन जीत रहा है, मैं उसको वोट दूंगा, ठीक है। तो अभी मायावती का टाइम है, बीएसपी आज भी जो सूझबूझ वाले लोग हैं, सिर्फ चंद्रशेखर के पास नौजवान है। और मैं बार बार कहता हूँ, मैंने उनके बारे में किताब लिखी है, तो मैं कहीं कहता हूँ कि उसको बड़े धीरे से राजनीति करनी चाहिए, और आने वाले 10 सालों के लिए उसको बीएसपी की जगह लेनी होगी। अगर वो कहता है कि बीएसपी को मैं नुकसान पहुंचा के या किसी के हाथों में खेल के, तो वो ऐसा कर पाएगा, वो उसके लिए नहीं है, उसको बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कहाँ देखते हैं अब बहुजन राजनीति को, अब कहाँ देखते हैं? क्या 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें बहुजन राजनीतिक लोग जब बहुजन राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? ये देखते हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी, या फिर बहुजनों का कोई अलग से एक नया चेहरा देख रहे हैं? सवाल यह है कि आज भी भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं, बहुत सी स्टेटों में बैकवर्ड के इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री है।
ओबीसी की है, दक्षिण भारत में चले जाए तो हर जगह उनकी बहुजनों की राजनीति आज भी मजबूत है। लेकिन सिर्फ ये है कि वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो एक स्टेज पर सारी पार्टियां हो जाती हैं, लेकिन आने वाला वक्त जो ऐसा दिखाता है कि अब मुसलमान बैकवर्ड मतलब ये सारे लोग जो है वो बीएसपी के, उनको लग रहा है कि बीएसपी के बगैर इन पार्टियों को, बीजेपी को, जो कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस तो बहुत दूर चली गई है, यूपी वगैरह जहाँ मायावती का हो, लेकिन आज भी सारे देश में बीएसपी का कैडर है। राजस्थान में 6 सीटें जीती, हर स्टेट में, हरियाणा में वो जीत रही है, चाहे 1 सीट या 2 सीट, पंजाब में उसका है, तो ये सारा उसका कैडर तो है। तो इसलिए वो आज आने वाली इलेक्शन में बीएसपी का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि? लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है जो भारत में एक्टिविटी हो रही है कि शेड्यूल कास्ट भी इकट्ठा हो रहा है। और वो कहते हैं कि अगर संविधान को बचाना है, अब मुसलमान भी ये सोचने लगा है देश का कि अगर संविधान को बचाना है। पिछली बार सभी पूरा वोट जो मुसलमान वोट है जो मुलायम सिंह की पार्टी को गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए ना। अब वो सोच रहे हैं कि सीरियस राजनीति जो है, बीएसपी की राजनीति सीरियस राजनीति है। जो अखिलेश की राजनीति है वो नजरियाती नहीं है, मायावती की राजनीति नजरियाती है। वो देश की जमीन से, जो दलित मतलब जो बहुजन समाज की जमीन से जुड़ी हुई राजनीति है। उन्होंने जो कुछ भी किया, पैरियर मतलब वो सेवाजी वगैरह, जितने में हमारे बुजुर्ग थे उनकी राजनीति को उसने सेंटर में ला के रख दिया है। बुजुर्गों के नाम पर यूनिवर्सिटियाँ बनाई, बड़े बड़े अच्छे उन्होंने काम किए हैं। तो जिलों के नाम उन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम पर रखा, बहुजन जो हमारा जो थे लोग उनके नाम पर रखे हैं। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी से बैकवर्ड वोट टूट रहा है। नहीं, अब तो मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है, जाति भगवान ने नहीं बनाई है। अब तो इस चीज़ का असर होगा। बहुजन समाज क्या इस बात से बहुजन समाज में फर्क नहीं आएगा, उनके साथ नहीं जाएगा? देखो, जो भगवत कह रहा है ना, ये बड़े पिछले जमाने की बात कह रहा है। वो जब बाबा सिंह ने जात पात मंडल का वो जो भाषण लिखा था, तो उसमें उन्होंने लिखा, जब उसने लिखा कि जात पात तोड़ कर समाज बना था, उसमें बहुत से लोग थे देश के। तो लाहौर में था, वो फंक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने वो भाषण नहीं हुआ था क्योंकि कुछ लोग उनके भाषण पर खुश नहीं थे। तो बाबा साहब ने वो भाषण लिखा, वो किताब उनकी इतनी बिकी है, इतनी दुनिया का थीसिस है, वो पढ़ने योग्य है। तो इन इंग्लिश में उसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, वो जात पात का। तो उसने कहा, उसने जो लिखा था कि ब्राह्मण बुरा नहीं है, ब्राह्मण के शास्त्र बुरे हैं। लेकिन जो भागवत कह रहा है वो शास्त्रों पर चोट नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण पर चोट कर रहा है। ब्राह्मण से हमारा कोई मतभेद नहीं है। ब्राह्मण को जो खुराक मिलती है वो उन शास्त्रों से मिलती है। और उन्हीं शास्त्रों को जब तक बाबा साहब ने कहा था कि देश में अगर हमको नया भारत बनाना है तो सभी जी पुरानी जो झंझट इनको छोड़ दो, नया भारत बनाओ, हम नए ग्रंथ भी बनाएंगे, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन भागवत जो है वो पजल्ड आदमी, मुझे तो लगता है कि पजल्ड आदमी है। और पजल्ड भी नहीं है, वो राजनीति करता है, लोगों को भरमाने की कोशिश करता है कि लोग ब्राह्मणों की निंदा करेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे और फिर बीजेपी की तरफ भागेंगे। लेकिन पिछले दिनों एक बात चली कि जब कांशीराम जी ने एससी को कांग्रेस से तोड़ा और कांग्रेस को खत्म कर दिया, अब देश में एक ऐसी मूवमेंट है कि ओबीसी को बीजेपी से तोड़ो और बीएसपी की बीजेपी की कमर टूट जाएगी। अगर 10% भी बैकवर्ड का वोट टूटता है तो बीजेपी बुरी तरह से हार जाएगी। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि कांशीराम जी ने ये किया था, मान्यवर कांशीराम जी ने कांग्रेस से उनको तोड़ा और कांग्रेस को खत्म किया था। अब बीएसपी को चला रही थी बामसेव, बामसेव के खुद के टुकड़े हो चुके हैं, कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तो फिर आप
बहुजन राजनीति को कैसे देखते हैं कि कैसे बहुजन राजनीति दोबारा से चल पाएगी या बीएसपी चल पाएगी? वो तो सर मैंने पिछले भी एक इंटरव्यू में आपको कहा था कि वामसेप एक बहुत ही बड़ा जो था क्रांतिकारी कदम था, कांशीराम उनका दीना बाना और खापड़े का, लेकिन वो कहाँ गलती हो गई उनसे, वो उसको चला नहीं पाए। और आज वामसेप बुरा नहीं है, वामसेप हम उसको माँ कह, आज भी माँ कहते हैं। वामसेप जो हमने आज़ादी के लिए बनाया था संगठन, वामसेप से हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद हमारा ये है कि जो नेतृत्व है वामसेप का, वो एक्शन नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ उस पर गद्दी बना के बैठ जाता है। और आज वामसेप के 10 बड़े बड़े गुट बन गए हैं। मैं 40 साल वामसेप के साथ रहा हूँ, मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने उनको सबके समझाया कि वाम इसमें बहुत सी है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने जितने भी 10 पार्टी संगठन बने हैं, वो 10 के ही अपने अपने पॉलिटिकल विंग भी बना लिए, तो कैसे चलेगा? अब वक्त तो वामसेप तो इसलिए बनाई थी कि इसका जो राजनीतिक दल संगठन होगा वो अलहदा होगा, और वामसेप जो है अपने राजनीतिक संगठन को सहायता करेगी। लेकिन आज हर वामसेप का संगठन जो है वो खुद ही राजनीति भी करना चाहता है, तो दोनों करना चाहता है। मैं तो वामसेप, क्योंकि जो बामन मेश्रम का वामसेप है वो तो समझेगा नहीं, तो वो 22 साल हो गया उसको प्रेसिडेंट बने होंगे, वो किसी छोड़ते नहीं किसी को। और ऐसा ही होता है, जितने भी वामसेप के बीच बने हैं बखरे बखरे दल, उनका ऐसा ही है कि जब एक आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो डेमोक्रेटिक खत्म हो जाता है। तो उससे जो है कि अब नया एक बना है, कुमार काले का वो संगठन बना है। मैं तो कहता हूँ, अगर मैंने उनको कहा कि अगर जो बामन मिश्र के खिलाफ जो संगठन बने हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाते हो तो आज भी मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि बहुजन राजनीति चमकेगी, देश का प्रधानमंत्री अब बहुजन होगा। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वामसेप इन्हें चलाता था और वामसेप जो है वो खुद ही 10 टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, ये ठीक है कि क्योंकि जो लीडर होता है वो तो अपनी लीडरी चमकाने के लिए होता है, लेकिन जो लोग होते हैं, पिछली बार भी बामनी मेश्रम के जो वामसेप था उसने इलेक्शन लड़ी, क्या लड़ा? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी का आज भी 1,30,00,000 वोट है और 15-20% वोट है, और अब उसका वो नेशनल पार्टी है। जब भी इलेक्शन आती है तो लोग ये सोचते हैं कि हम किसके साथ जाएं, हारने वाले के साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी सभी को आशा है कि बीएसपी एक बार आने वाले हालात में बीएसपी देश में बहुत बड़ा काम कर सकती है, देश में कोई क्रांति ला सकती है, क्योंकि उसके विचारों ने आज कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को धाने पर लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल तो मेरा यही है कि होगा कैसे? फार्मूला क्या है, कैसे होगा ये? फार्मूला ये है कि मायावती बीजेपी के बहुत प्रभाव में आ गई थी, उस पर केस बनाए, सीबीआई ईडी बनाए, वो बनाए, सारा कुछ होता है। लेकिन अब मायावती दोबारा अपने पांव पर आ गई है। उसने जो सतीश मिश्रा था शायद उसको थोड़ा पीछे कर दिया है कि आप जो काम आपको दिया जाता है उसको देखो। और उन्होंने आज तक बैकवर्ड को प्रेसिडेंट नहीं बनाते थे, पहली बार है कि उन्होंने बैकवर्ड को प्रेसिडेंट बनाया, और बहुत ही अच्छा वो जो कार्य करता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आज मुसलमान जो है वो उधर आ रहा है, लेकिन वो समझते जो राजनीति, जो अखिलेश की राजनीति है, मैं उससे गिला नहीं, हम कहते हैं अखिलेश आ जाए, मायावती आए, लेकिन आए तो सही। लेकिन अखिलेश की आज भी राजनीति है, वो आज भी कहता है कि मैं परशुराम का मंदिर बनाऊंगा या वो करूंगा, लेकिन आज भी वो फूले, महात्मा फूले का स्टैच्यू बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो अपने बुजुर्गों को मानने, स्तंभे प्रसाद को मानने के लिए तैयार नहीं है, बैरियर को मानने के लिए तैयार नहीं है।
आज थोड़ा सा जब वो दशकन चला है, डोलपाल शूद्र, तो आज हिंदू शास्त्रों पर मोदी ने कुछ ने क्या, भागवत ने क्या कहा, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब लोग सीधा कह रहे हैं कि इन शास्त्रों में जो गाली लिखी है, पंडित को गाली देने से हमारा मकसद ही खत्म हो गया। जो भागवत ने कहा, अब उन लोगों को पता चल गया कि भागवत हमें फरमाना चाहता है, वो हमें बोल बलियों में डालना चाहता है, वो सिर्फ हिंदू धर्म या बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन आप लोग समझ गए हैं जो बाबा साहब ने कहा था कि शास्त्र बुरे हैं, ब्राह्मण बुरा नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुजनों को कहाँ पर देखते हैं, बहुजन समाज को कहाँ पर देखते हैं? मैंने पिछले दिनों एक खबर चलाई थी, उस खबर में नीचे ये कई लोग ये लिख रहे थे कि यहाँ पर स्वर्ण जातियों का वर्चस्व जो है, बहुजन कम गिनती में है। तो यहाँ पर राजनीति कैसे देखते हैं, राजनीति में बहुजनों को कैसे देखते हैं? सर, ये जम्मू में बहुत ही अच्छा बहुजन समाज का जो है वो रोल है। जब 96 में इलेक्शन हुआ तो हमने 4 MLA जीते। उसके अगले इलेक्शन में हमने 1 MLA जीता। अगर आज भी इस देश में SC ST OBC 8% इस जम्मू कश्मीर में SC है, 9% अब हो गए, 10-12% OBC है, 15% इस जहाँ ST है। आज भी अगर अच्छा नेता जम्मू कश्मीर को मिलता है, आज भी अगर अच्छा BSP का कोई कार्यकर्ता प्रेसिडेंट बनता है, तो जम्मू कश्मीर BSP का बहुत स्ट्रांग यूनिट बन सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को खत्म किया गया है। पता नहीं है किसने पॉलिसी बनाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो भी प्रेसिडेंट बनाते हैं वो एक मुलाजिम को बना देते हैं। जब 2 साल सर्विस रह जाती है उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो इसका मतलब जो होता है कि मुलाजिम जो है वो किसी पार्टी को नहीं चला सकता, वो आज्ञाकारी होता है, संघर्षकारी नहीं होता, वो संघर्ष नहीं कर सकता। वो जैसमैन होता है, जब वो भाष को जैसे करता है वो भाष से लड़ नहीं सकता ना। तो राजनीति में लड़ाकू आदमी की जरूरत होती है। मैं तो कहता हूँ कि BSP को, जो सेंटर में BSP बैठी है, जहाँ वो प्रभारी आता है, मैं नहीं समझता वो क्यों क्या करता है जहाँ की और कैसे करता है। आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में BSP जो है वो एक्टिव नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ की BSP ने तो थाली में डाल के जम्मू कश्मीर की राजनीति को दूसरी पार्टियों के दे दी है। जब मैंने पिछले दिनों एक आदमी के पूछा कि BSP काम नहीं कर रही है, तो वह कहता है कौन होते हैं BSP की बात करने वाले, वो BSP का बात करता। मैंने कहा मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक वोटर हूँ, मुझे BSP से हमदर्दी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप कौन होते हैं मुझे नहीं कहने वाले कि हम वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द BSP। हम भी BJP या कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उनके साथ हमदर्दियां नहीं हैं। हम तो उसी पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे जिसके साथ हमारी हमदर्दियां हैं। इसी तरह पिछले जब हमारे MLA बने, और वो बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो आदमी है, वो चाहे MLA है, चाहे अपनी पार्टी में, दूसरी पार्टी में, उनमें जान ही नहीं है। वो मुर्दा लोग हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ हम जिंदा लाशें हैं। जब हमने 4 MLA जीते, 1 MLA तो जीतने के बाद NC के गुण गाने लगा। दूसरा MLA था, वो जीतने के बाद कांग्रेस के MLA के पाँव में पड़ गया। तो लोग क्या करेंगे? उनको तो चाहिए था कि वो कांशीराम जिंदाबाद कहते, वो कांशीराम के साथ जाते, डट के कांशीराम मतलब BSP का प्रचार करते, लोगों के पास जाते, वो लीडर होते। लेकिन वो 4 MLA कहाँ चले गए? मर गए, कुछ भी नहीं हुआ। ना वो अपना आप बना सके, ना उन्होंने अपने परिवार को संभाल सके, और ना पार्टी का सत्यानाश भी कर दिया। ऐसे लोगों को क्या करोगे आप? तो मैं कहता हूं कि जो पार्टी में 10-10 साल
जो 15-15 साल से मार खा रहे हैं, वो बैकवर्ड भी हो सकता है। सेंटर को चाहिए कि जहां ऐसे कार्यकर्ता को प्रेसिडेंट बनाओ जो उसका वो अपनी जिंदगी लगा दे उसमें, और उसको अपनी समझे कि बीएसपी जो है मैं मरूं या जीऊं, बीएसपी के लिए मरूं या जीऊंगा। कितना दुख होता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है जब वो प्रेसिडेंट छोड़ते हैं तो वो दूसरी पार्टी में ऐसे ही चले जाते हैं, कीमत भी नहीं लेते हैं। या तो किसी कोई पार्टी कहे कि हमारी पार्टी में आ जाओ तब भी ठीक है, तो ऐसे ही चले जाते हैं कि कहोगे सौदा कितना हुआ, गाय की कीमत मिली, भैंस की कीमत मिली, दुख होता है। इसी तरह हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, मैंने जब पूछा कि वो काम नहीं है ना, वो कहते काम हो रहा है जी। मैंने कहा क्या हो रहा है? उसने देखो अपने बेटे को जिता दिया। मैंने कहा अपने बेटे को तो सभी जिता सकते हैं, तो वो सौदाबाजी है ना, उनको बीएसपी के लोगों को जिताना होगा। जब अब मेरे बेटे को जिताना है तो इसका मतलब आपने सौदा कर लिया मेरे बेटे को, बाकी कुएं में बड़े सा बीएसपी। तो मुझे दुख आता है, मुझे किसी से विरोध नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि सेंटर को भी सोचना चाहिए। और जहां जो परिवारी आता है वो किस लिए आता है, मैंने बहुत से वर्करों को, बीएसपी के वर्करों को कहा है कि यार जो आता है आपका परिवारी हमसे बढ़ाओ तो सही। या तो वर्कर उससे बात नहीं करते हैं, या वो सुन के भी नहीं आता है। तो इससे हमें दुख होता है कि हम जो लोग बीएसपी के फॉलोअर हैं, बीएसपी के हमदर्द हैं, वो आज दुखी हैं। और इतने लोग आना भी चाहते हैं लेकिन वो अब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं क्योंकि बीएसपी में लोगों को रिस्पांस नहीं मिल रहा। और मैं तो कहता हूं जितना भी डेड वुड है बीएसपी में, सेंटर को ये निकाल के बाहर फेंकना चाहिए और नई नौजवान पीढ़ी को जहां लाना चाहिए। और मैं तो नौजवान पीढ़ी को, मुझे तो जम्मू बहुजन में नौजवान नजर ही नहीं आता। मैं ढूंढता हूं कि नौजवान है कहाँ। लोग कहते हैं बहुत नौजवान है, बेकार है, ये है। मुझे कहता हूं मुझे तो कोई नौजवान आज तक नहीं मिला। कहाँ रहते हैं वो, कैसे रहते हैं, मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, अगर बहुजन नौजवान है तो उनको सीधे अपनी राजनीति में आना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। आज जब हम देखते हैं गांव में पंचायत की इलेक्शन होती है, हम अनपढ़ लोगों को खड़ा करते हैं, तो वो एमए बीए बड़े लोग क्यों नहीं आते आगे? नौकरी के लिए उम्र दे देंगे, नौकरी उम्र भर मिलेगी नहीं, तो वो एमएलए क्यों नहीं बनना चाहते, मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते, सरपंच क्यों नहीं बनना चाहते? तो वो राजनीति में आए ना, आईडीडी बने, 35-40 हजार उसको पैसा मिलता है, तनख्वाह भी मिलती है, सब कुछ मिलते हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ। लोग कहते हैं हमारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उनको बेरोजगार है। मुझे ढूंढता हूँ, मुझे तो कोई मिलता नहीं। कहाँ है वो? अगर है तो समाज में आओ ना, समाज का काम करो। आप सिर्फ नौकरी के लिए क्यों भाग रहे हैं? मायावती भी ने नौकरी छोड़ी, वो मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम देश का हीरो नहीं, दुनिया का हीरो बन गया। बाबा साहब ने नौकरी नहीं किया तो आज दुनिया उसको मान रही है। तो भाई नौकरी तो गुलामी है एक किस्म का, जिसको किस आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता वो नौकरी करे। लेकिन जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, अच्छे कारखाने लगाओ, अच्छी जर्नलिज्म में आओ। बहुत से काम है जिंदगी में, आदमी बहुत कुछ कर सकता है। कल जो अडानी है, जो अदानी है, जो क्या उसका दूसरा है अंबानी जो है, वो कल 60-60 में उसके बाप जो है वो एक ट्यूब मतलब इस पर मोबाइल पर मतलब कर उस पर वो डालता था इस पर। तो वो आज वो दुनिया के अमीर लोग बन गए। हमारे मुझे समझ आती है कि हमारे लोगों को कारखाने बनाओ, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे कारखाने लगाओ, फैक्ट्रियाँ लगाओ, गवर्नमेंट पैसा दे रही है आपको, आप इस तरफ क्यों नहीं आते हैं? बड़ा दुख होता है कि आज भी हम 4500 की नौकरी तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पाँव पर हम खड़ा नहीं होना चाहते। दुख होता है। आखिरी में मैं 2 शब्दों में जानना चाहूँगा, समय इजाज़त नहीं दे रहा, 2 शब्दों में जानना चाहता हूँ, 2024 में क्या बहुजन मुख्यमंत्री होगा, बहुजन प्रधानमंत्री होगा, बहुजन मुख्यमंत्री होंगे, या फिर भाजपा का प्रधानमंत्री होगा और भाजपा के ही मुख्यमंत्री होंगे? 2 शब्द। हम तो बहुत पुरउम्मीद हैं कि आने वाली जो इलेक्शन है
किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने वाला नहीं है। और उसमें से जो 40-50 सीटें इंडिपेंडेंट ले जाएगा, अगर बीएसपी ऐसा कर लेती है तो भारत की प्राइम मिनिस्टर बीएसपी का बनने वाला है। धन्यवाद ज्ञानचंद थापा जी हमारे साथ बात करने के लिए। आज बहुजन राजनीति पर चर्चा हुई है और सवाल ये थे कि बहुजन राजनीति का की रूपरेखा जो है वो भारत में क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है। तो कुल मिलाकर के ये समझ आ रहा है कि बहुजन राजनीति में बहुजन समाज के युवा नहीं आ रहे। युवाओं का ना आना और पुराने नेताओं का कुर्सी को नहीं छोड़ना ये नुकसानदायक हो रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है बहुजन राजनीति को, बहुजन समाज को। ज्ञानचंद थापा जी ने यह कहा है कि 2024 की इलेक्शन अगर होती है तो उसमें देश के प्राइम मिनिस्टर बहुजन समाज से हो सकते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। अब देखना ये होगा कि 2024 की इलेक्शन में क्या निकल करके सामने आता है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सके हम समाज से जुड़ी हुई खबरें, धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो आप लोगों तक नहीं पहुंचती। खबर को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम उन मुद्दों पर बात कर सकें जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, जो समाज के जिन विषयों पर बात हो चाहिए। धन्यवाद।